हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग रोटेशनल मोशन सीखने वाले हैं। बेसिकली लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स मोशन कवर किया था और आज की क्लास में हम लोग जितनी पिछली सीखी हुई मैकेनिक्स है उस सब का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक तरह से मतलब अब जो रोटेशनल मोशन है वो एक तरह से सारी चीज़ों का एप्लीकेशन है जिसमें बीसों चीज़ें मिला करके हम लोग एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ठीक है, जो भी आपने सीखा, चाहे वो वर्क एनर्जी में सीखा हो, चाहे एनएलएम में सीखा हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स में सीखा हो, चाहे वो सर्कुलर मोशन में सीखा हो, हर चीज को मिलाएंगे हम लोग रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं रोटेशनल मोशन की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी बातें करेंगे, है ना, ताकि थोड़ा सा फील आ जाए और जब फील आ जाएगी तो गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ेगी। ठीक है, क्या चीज? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ओके। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? दो तरह हम लोग मतलब बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन सीखे। याद है ट्रांसलेशनल मोशन क्या था? कि सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट हम देते थे और वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता था, वो था हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। किस तरह का मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने धीरे से इंट्रोड्यूस किया सर्कुलर मोशन को। किसको इंट्रोड्यूस किया? सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन में क्या था? एक पॉइंट था और वो एक पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट लगातार गोल 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 चक्कर काट रहा था। दैट वाज सर्कुलर मोशन। इस तरह से मोशन हो रहा था, एक पॉइंट था जो कि इस तरह से लगातार मोशन कर रहा था, वो उसको बोल रहे थे सर्कुलर मोशन। अच्छा भाई, अब बेसिकली होगा क्या? अभी तक जो भी हम लोग चीजें कर रहे थे वहां पे हम लोग एक पॉइंट मास चीज कंसीडर करते थे। बेसिकली जो भी पॉइंट, जो भी बॉडी कंसीडर करते थे वो काइंड ऑफ पॉइंट मास होती थी जो कि सारी क्रियाविधि कर रही होती थी। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक कंपाउंड सिस्टम की बात करेंगे, या बेसिकली एक इस तरह के सिस्टम की बात करेंगे जहां पे जो मास होगा दैट विल नॉट बी अ पॉइंट मास। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिजिड बॉडी की। किसकी? रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी एक मोटे मोटे तौर पे अगर मैं समझाऊं तो रिजिड बॉडी जो है वो एक इस तरह की बॉडी है जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच के लेंथ को हम लोग बदल नहीं सकते। मान लो अगर ये एक बॉडी है, इस तरह की कोई एक बॉडी है, तो ये पॉइंट है मान लो ए और ये पॉइंट है माना बी, तो हम लोग इसके बीच की डिस्टेंस अगर डी है तो इस डी को चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? मतलब अगर मैं समझूं तो क्या मैं रिजिड बॉडी हूं? नहीं हूं, ऑब्वियस सी बात है। अभी मेरे जो दो पॉइंट्स हैं उसके बीच की डिस्टेंस मान लो ये है, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, चेंज होती रह सकती है। लेकिन एक रिजिड बॉडी के केस में क्या होगा कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। आइडियली रिजिड बॉडी प्राकृतिक दुनिया में संभव नहीं होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बीच की जिसके किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आइडियली ऐसा नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट रिजिड बॉडीज पॉसिबल होती हैं। मतलब बहुत ज्यादा टाइट बॉडीज, मतलब बहुत ज्यादा इस तरह की हमारे पास सिस्टम्स जिसमें कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज करना काफी मुश्किल होता है, नॉट इम्पॉसिबल, उनको हम लोग का मतलब ऑलमोस्ट रिजिड बॉडी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपने देखा होगा रोटेशनल मोशन को हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। सुना है नाम? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का मतलब कि हम लोग एक सिंपल से रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स सीखेंगे। हमने जब सर्कुलर मोशन सीखा था, सर्कुलर मोशन क्या था? सर्कुलर मोशन में भी तो चीजें घूम रही थी, बट सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या सीखा था? कुछ एंगुलर वेलोसिटी सीखी थी, है ना, याद है? फिर कुछ हम लोगों ने एंगल, कुछ अल्फा, थीटा, ओमेगा, अल्फा, इस तरह की चीजें सीखी थी। अब हम लोग इसके आगे की चीजें, जो रोटेशन होगा, जो बॉडी घूमेगी पूरी तरह से, उसको सीखेंगे हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या रोटेशनल मोशन में। जिस तरह से काइनेमैटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं, जिस तरह से काइनेमैटिक्स हम लोग सीखते थे, याद है? काइनेमैटिक्स और एनएलएम। काइनेमैटिक्स में क्या होता था? किसी भी बॉडी के हम लोग जो भी उसकी पैरामीटर्स होते थे, हमारे डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन चीजों के बारे में सीखते थे। लेकिन एनएलएम में हम लोग फोर्स और उसके इफेक्ट सीखते थे।
ठीक है। उसी तरह से सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने उसके पैरामीटर्स को, जो छोटे छोटे पैरामीटर्स थे, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीजों पे फोकस किया। लेकिन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या रोटेशनल मोशन में हम लोग उसकी डायनेमिक्स पे फोकस करेंगे, यानी उस पर लगने वाले फोर्स, उसके इफेक्ट, क्या चीजें होती हैं, ठीक है, उन पे फोकस करते हैं हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में या रोटेशनल मोशन में। क्या बात है क्लियर है यहाँ तक? इंट्रोडक्शन सिंपल सा था ये कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? तो सिंपल सा, अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी, जैसे मान लो ये एक बॉडी थी, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करा दिया, तो क्या इस पे फोर्स लग रहा है, क्या टॉर्क लग रहा है, किस तरह से इसके मास को हम लोग एनालाइज करेंगे, घूमता हुआ मास किस तरह से हम लोग समझेंगे, है ना। तो इसकी सारी बातें, सारी डिटेल चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन में करने वाले हैं। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक? क्या इंट्रोडक्शन समझ आया है? अब हम लोग एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी छोटी चीजें और समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ये बॉडी थी, ठीक है, ये इस तरह से रोटेट कर रही है किसी एक एक्सेस के अबाउट, ये किसी एक्सेस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि मान लो एक पॉइंट ये ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि आप इसके, देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, अगर आप यहां पर खड़े हो जाओ, अगर आप यहां पर खड़े हो जाओ और इस पॉइंट को देखो, तो आपके लिए ये पॉइंट क्या होगा, रेस्ट पर है, सिंपल सा रेस्ट पर है, क्योंकि ये भी जा रहा है, आप भी जा रहे हो। लेकिन अगर आप यहां खड़े हो तो आपके लिए ये पॉइंट कहां जा रहा है, इधर भागेगा। ये बात समझ आती है अपने को? मान लो आप इस पॉइंट पे बैठ जाओ, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आपके लिए इसमें कोई एक पॉइंट जो होगा वो लगातार आपका कांस्टेंट बिल्कुल वहीं बना हुआ है, स्थायी है उस जगह पर। लेकिन अगर आप सेंटर पे बैठ जाओ या आप कहीं और बैठ जाओ तो आपके लिए फिर ये पॉइंट सर्कल करेगा। समझ आ रही है बात? तो उसी तरह से अगर कोई रिजिड बॉडी है, उसी तरह से अगर कोई रिजिड बॉडी, इसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं करी जा सकती है, तो वहां पे केवल दो ही पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। या तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, भाई मान लो ये दो पॉइंट है, तो अगर हम देखें कि अगर इस पॉइंट को मूव कराना है तो या तो ये दोनों साथ साथ ऐसे मूव करेंगे क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, या ये इसके अबाउट घूमेगा, और घूमेगा तो सर्कल करेगा, ठीक है। तो दो ही पाथ पॉसिबल है, एक तो सर्कुलर, एक स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि मान लो अगर ये घूम रहा है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगा, वो ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अगर पूरी बॉडी ओमेगा से घूम रही तो इसके रिस्पेक्ट में आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी देखो, चाहे यहां बैठ के इसको देखो, चाहे यहां बैठ के इसको देखो, चाहे यहां बैठ के किसी को भी देखो, सबकी जो एंगुलर वेलोसिटी होंगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो सेम होती है किसी भी रिजिड बॉडी के लिए, क्योंकि उसके बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज हो सकती। सिंपल सी बात, ठीक है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पक्का बात समझ आई? ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्या बात करेंगे? अब हम लोग इसका बेसिक इक्वेशंस पे काम करना शुरू करेंगे, जहां से रोटेशनल मोशन की शुरुआत होती है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने आप से लिखो, थोड़ा सा। अब मान लो हमारे पास एक ये बॉडी है, क्या है, एक ये बॉडी है, कोई इस तरह से कोई भी बॉडी है, ठीक है, जो इस एक्सेस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है, इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रोटेट कर रही है, ठीक। मान लो एक इसमें जो मासेस हैं वो कुछ इस तरह, मतलब पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट मान लिया कुछ इस तरह से, यहाँ पे कोई मास m1 है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक मास m2 है, मान लो यहाँ पे कोई मास m3 है, इस तरह से पूरे में मासेस हैं, ठीक है। तो हमने दो तीन मासेस कंसिडर कर लिए, इसी से हम चीज़ों को जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। m1 मास जो है वो r1 दूरी पर है, ठीक है, m2 मास जो है वो r2 दूरी पर है, और m3 मास जो है वो r3 दूरी पर, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब चूंकि ये बॉडी जो है ओमेगा से रोटेट कर रही है, इसका मतलब सारे जो पॉइंट्स होंगे वो भी ओमेगा से रोटेट कर रहे होंगे इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा ओके, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, पुट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सारे हम बाहर कर लेंगे, ठीक है, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर प्लस हाफ
m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसके बाहर क्या है सबके ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ भी बाहर निकाल लो, हाफ भी बाहर निकाल लो, हाफ भी बाहर निकाल लिया हमने। ओके, अच्छा हम जनरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब ट्रांसलेशन मोशन के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अच्छा एक बात हमने सीखी थी कि जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी होती है उसी तरह से रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है, कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसके पास वेलोसिटी है, तो अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, हाफ इसके पास भी, इसकी जो भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है घूमती हुई बॉडी की। अच्छा ओके, तो चलती हुई बॉडी में की काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखना, हाफ है, घूमती हुई बॉडी के लिए भी पहला फैक्टर हाफ है। ओके, दूसरा फैक्टर इसमें m है, इसमें कुछ तो लंबा सा है, चलो देखते हैं भी क्या है। तीसरा फैक्टर इसमें क्या है, v स्क्वायर, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है चेंज होकर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ तो बन रहा है कि हाफ समथिंग इनटू ओमेगा स्क्वायर, कुछ इसी की तरह बन गया। लेकिन जहां पर इसमें मास था यहां पर उसमें मास जैसा कुछ है, यहां पर मास जैसा कुछ तो होना चाहिए, मास जैसा कुछ इनटू ओमेगा स्क्वायर। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, तो मास जैसा कुछ इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, मास जैसा कुछ, मास जैसा कुछ, लेकिन ये मास तो एग्जैक्टली नहीं है, ये हमें देख के भी समझ आ रहा है। फिर ये क्वांटिटी क्या है इसको समझते हैं। अच्छा, वास्तविकता में जब हम मास की बातें करते हैं, जब हम मास की बातें करते हैं तो मास को हम किस तरह से फील करते हैं, समझना ध्यान से। कि अगर मान लो हमारे पास, अगर मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखो कि एक हमारे पास ये बड़ा मास है कि छोटा मास है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि दोनों में से किसको चलाना मुश्किल होगा, तो आप इस पे क्या ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये चलेगा? मतलब सिंपल सी बात, फोर्स और स्ट्रॉ छोड़ो, थोड़ा सा मोटी भाषा में समझते हैं कि इसको चलाने के लिए हमें ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी तभी चलेगा, लेकिन इस वाले को चलाने के लिए हम बहुत आसानी से चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हल्का है। तो मास हमारे दिमाग में क्या आइडियल बनाता है कि जो चीज हल्की है, जिसका मास कम है, उसको आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका मास ज्यादा है उसको चलाने के लिए हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। क्या बातें समझ आ रही हैं? ओके, ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक। ठीक है, उसी तरह से ये जो मास जैसा कुछ है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मास जैसा कुछ है इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे किसी भी बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो वहां पे मास क्या रोल प्ले कर रहा है कि इस बॉडी को चलाना मुश्किल है, मतलब अगर ज्यादा मास है तो ज्यादा चलाना मुश्किल है। ठीक है, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रोल प्ले करेगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, कुछ कुछ मास जैसी फील आएगी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उस बॉडी को घुमाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मुश्किल होगा ज्यादा घुमाना कि अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। जैसे मास ज्यादा है, ये मास ज्यादा है तो चलाना मुश्किल है, उसको चलाना मुश्किल है ना। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो उसको घुमाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी या घुमाना उसको ज्यादा मुश्किल होगा। क्या बात समझ आ रही है? तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या बन रहा है इसका फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू, क्या बन रहा है इसका फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। या इसको हम क्या लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? एक बात सोचो, घुमाने से बात समझ आ, आप सोच रहे हो घुमाना कैसे मुश्किल। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, जैसे मान लो एक मास हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने एनएलएम पढ़ा, तो एनएलएम में हमने देखा, जब हमने एनएलएम पढ़ा, एनएलएम में हमने देखा कि एक इक्वेशन जो है F इज इक्वल टू ma है, इससे सारे सवाल हो जाते हैं। F इज इक्वल टू ma हमने लगाई, आधे सवाल हो गए।
मास पता दिया गया है, एक्सेलरेशन निकाला, फोर्स निकाल लिया, काम हो गया। उसी तरह से बहुत ध्यान से सोचो तो हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन में ऐसी कैसी इक्वेशन बनेगी, फोर्स की जगह पे क्या बन जाएगा, टॉर्क। अभी हम लोग सीखेंगे टॉर्क, घुमाओ, थोड़ा थोड़ा समझ आता है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, घुमाना किसी चीज को, तो घुमाने वाला फोर्स। तो टॉर्क इज इक्वल टू, मास की जगह हम लोग सीख लिए क्या आ गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पर अल्फा, हम लोग सीखे थे सर्कुलर में, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, ये वैसे ही इक्वेशन है जैसे कि एनएलएम में होती है, ये वैसी ही इक्वेशन है जैसे कि एनएलएम में एफ इज इक्वल टू एम ए होती है, वैसे इसमें रोटेशन में क्या आ गई, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन समस्या क्या है कि सवालों को जैसे इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से कर देते थे, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया, सवाल हो गया। लेकिन इस इक्वेशन को लगाने के लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की तरह इतना सिंपल नहीं है। जैसे मास हम लोग क्या सिंपल एक क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, काम हो गया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आसान नहीं निकालना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। कैसे? देखो ध्यान से, मान लो ये एक हमारे पास रॉड है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इसको रोल कराना है तो आप बोलोगे कि रोल, अच्छा ठीक है, रोटेट कराना है इसको, हम ऐसे ऐसे भी तो रोटेट करा सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस तरह से भी तो रोटेट करा सकते हैं, रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से रोटेट कराएं तो, समझ आ रहा है? तो क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके कंपैरिजन में? समझ आ रहा है ना? जैसे मान लो हम सिंपल सी बात करें कि हमारे पास, मैं चौक रख देता हूं, मान लो हमारे पास ये एक डंबल है, ठीक है, मान लो ये एक डंबल है, ठीक है। तो हम बोल दिया जाए कि इसको हमें यहाँ से वहाँ तक ले जाना है लुढ़काते हुए, तो हम लोग सिंपल इस तरह से लुढ़काते हुए ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे कर दूंगा मैं और ऐसे लुढ़कता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं इसको इस तरह से रोटेट कराऊं, इस तरह से ऐसे लुढ़काता हुआ ले जाऊं, तो क्या बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारे लिए। जैसे सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिलेंडर ऐसे खड़ा हुआ होता है, तो अगर हम उसको जब भी लाते हैं कहीं से तो ऐसे रोटेट कराते हुए लाते हैं। लेकिन अगर सोचो हम उसको ऐसे रोटेट कराएं, इस तरह से, समझ रहे हो ना, इस तरह से रोटेट कराएं, तो क्या होगा, तो हमारे तो आधे प्राण उसी में निकल जाएंगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो किसी भी चीज को किस तरह से रोटेट कराना है, इस बात पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निर्भर करता है। यानी इसको समझना बड़ी टेढ़ी खीर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत बड़ा काम है। उसके बाद टॉर्क निकालना भी, कि किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, किस कितनी क्या क्या मतलब क्या क्या इसका फंडेस में लगते हैं, आर क्रॉस, मतलब अब सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क निकालना ही अपने आप में, अल्फा निकालना हमने सीखा था कहां पर, सर्कुलर मोशन में, थोड़ा थोड़ा सा और अच्छे से सीखेंगे यहाँ पर। तो इस इक्वेशन को लगाने के लिए हमें काफी चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखना पड़ेगा, टॉर्क निकालना सीखना पड़ेगा, अल्फा हम थोड़ा थोड़ा सा निकालना जानते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? तो अब हम पहले सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे। जैसे डिस्क्रीट बॉडी थी, m1 m2 m3 दिए गए, तो हम सिंपल ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए क्या करेंगे भाई? इसमें तो हमें ऐसे नहीं पता होगा कि m1 ये है, m2 ये है, m3, मान लो कॉन्टिन्यूअस बॉडी दी गई, इसमें नहीं पता होगा। लेकिन डिस्क्रीट बॉडी में तो हमें पता है, ठीक है, निकाल लिया। कॉन्टिन्यूअस बॉडी में तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो करेंगे, ठीक है। एक एक पहले डिस्क्रीट बॉडी के लिए थोड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर कॉन्टिन्यूअस के लिए कर लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा पक्का हो जाएगा। बातें क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? उतारो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सिंपल बॉडीज के लिए, मतलब डिस्क्रीट बॉडीज के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। मान लो आपसे बोल दिया गया कि इस तरह से हमारे पास पॉइंट मासेस हैं जो एक स्क्वायर की वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ठीक है, तिरछा हो गया, ठीक, इस तरह से रखे हुए हैं। ये मान लो m1 है, ये मान लो m2 है, ये मान लो m3 है, ये मान लो m4 है, ठीक। अब बोल दिया जाए कि बताओ इस एक्सेस के अबाउट, चलो इसको हम लोग इससे बना लेते हैं डार्क से, और इसको बनाते हैं डॉटेड से एक्सेस को, ठीक है। ये हो गई हमारे पास एक्सेस, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। और बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर सारी की सारी साइड्स जो है, सारे m मान लो, इजी रहेगा, सारी साइड्स जो है वो a है, ठीक है, सारी साइड जो है वो a है, और इसके अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें एक एक्सेस देखनी जहां से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो ये एक्सेस दी गई है, सारे जो पॉइंट मासेस हैं उनकी डिस्टेंस उस एक्सेस से देखनी। इस पॉइंट मास के लिए डिस्टेंस ये क्या है, a/2, इसके लिए भी क्या होगी a/2, इसके लिए क्या होगी सिंपली a/2, और इसके लिए भी क्या होगी a/2,
क्या हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? आई इज इक्वल टू कैसे क्या करते हैं, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। फर्स्ट सिंपल करना क्या है, m1 देखो पहला मास ले लो इनटू इसकी डिस्टेंस क्या है r1 a/2, a/2 का स्क्वायर। क्या सबके लिए सेम ही आएगा, m इंटू a/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू a/2 का प्लस 4 मासेस है टोटल, तो क्या कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई, क्या आ गया यहाँ से a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 4 से 4 मिल जाएगा, आ जाएगा क्या ma स्क्वायर। ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, दोबारा इस फिगर को बनाता हूं मैं, तब से ज्यादा समझ आएगा कि ये हमारे पास मासेस रखे हुए थे और मेरे से बोल दिया जाए कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब क्या होगा देखना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि मान लो ये नोटबुक है, ठीक है, कुछ कुछ इसी तरह से है। अब मैं बोल दूं कि इसको इस तरह से घुमाना मुश्किल है, या इसको कोने पर पकड़ लो और फिर घुमाओ, खुद देख लो कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है कि इसको, भाई यहां से घुमाना आसान है लेकिन यहां से घुमाना थोड़ा सा मुश्किल है। अरे भाई आजा, यहां से घुमाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों? देखो इससे एक चीज और भी तो समझ आती है कि अगर घुमाना मुश्किल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मतलब यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर आया यहां पर उससे ज्यादा आएगा। देखो किस तरह से, ये डिस्टेंस कितनी ए, ये डिस्टेंस कितनी है ए, इनकी डिस्टेंस कितनी 0, इसकी डिस्टेंस कितनी 0, एक्सेस से देखना है डिस्टेंस, इसके लिए एक्सेस से डिस्टेंस 0, इसके लिए एक्सेस से डिस्टेंस 0, इसके लिए ए, इसके लिए, तो आई क्या आ जाएगा, इसके लिए आई क्या आ जाएगा इस एक्सेस के अबाउट, आई इज इक्वल टू ये क्या है एम ए स्क्वायर प्लस इसके लिए भी क्या आ जाएगा एम ए स्क्वायर, बाकी सबके लिए 0, तो क्या आ गया 2ma स्क्वायर। ध्यान देख 2 गुना आया है, यानी यहां से घुमाना इसको 2 गुना मुश्किल है यहां से घुमाने के कंपैरिजन में। और भी एक्सेस के अबाउट कर सकते हो, अब करोगे क्या, खुद से थोड़ा सा करके देखोगे कि आप निकालोगे इस एक्सेस के अबाउट, मतलब जो एक्सेस ऐसे से पास हो रही हो, ऐसे से पास हो रही हो, समझ लो ना, इस तरह से, इस तरह से यहां ऐसे पकड़े और इस तरह से घुमाना है इसको। ठीक है, ये खुद से करके देखोगे। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, टाइम पास करते रह सकते हैं हम लोग। एक ऐसे दे देंगे, ये दिया है, ये दिया है, मास m साइड a, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी बोल सकता है इस एक्सेस के अबाउट, कहीं से भी पूछ सकता है इस एक्सेस के अबाउट, सिंपल सी बात। ठीक है, क्या किया जा सकता है डिस्क्रीट सिस्टम में, कोई कंफ्यूजन? बहुत ज्यादा बड़ा सवाल होगा तो ऐसे तुमको दे दिया जाएगा, सब पे मास रखे हुए हैं, सब पे मासेस रखे हुए हैं, और बताओ इस एक्सेस के अबाउट बोल सकता है, इस एक्सेस के अबाउट बोल सकता है, इस एक्सेस के अबाउट, किसी भी एक्सेस के अबाउट बोल सकता है। बस करना क्या है, डिस्टेंस नापो, कैलकुलेशन करो, मैथमेटिक्स लगाओ, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आता है? डिस्क्रीट सिस्टम में बस इतना ही करना होता है, डिस्टेंस देख लो आप, मास पता होता है और लगा दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर m3r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। लेकिन कॉन्टिन्यूअस सिस्टम्स के लिए में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत कैसे करेंगे अब वो सीखना है हमारा काम। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम्स के आगे बढ़ेंगे और कॉन्टिन्यूअस बॉडीज की बात करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज में जो पहली बॉडी हम लोग सीखेंगे दैट इज रॉड, दैट इज रॉड। ओके, रॉड, वही रॉड, अपनी ये वाली रॉड, ये वाली रॉड। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ये बोला मैंने कि डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट अपन निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि किस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो मान लो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहा हूँ, ये एक्सिस जो यहाँ से पास हो रहा है, ये एक्सिस है, उसके अबाउट ऐसे घूमेगा, ये कैमरे में ना लग जाए, समझ रहे हो ना, इस तरह से घूमेगा ये। देखो कैसे करेंगे, ये रॉड है, ठीक है, एक्सिस क्या है ये, ठीक है, इसके अबाउट ये घूम रहा है। ओके ठीक, टोटल मास क्या है m, टोटल मास क्या है m, और लेंथ क्या है l। ठीक है, हमसे बोल देगा बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो एक बात बहुत ध्यान से सोचो, एक बात बहुत ध्यान से सोचो, तो हर पॉइंट, मान लो अच्छा ये पॉइंट की बात करी जाए, किसी एक पॉइंट की बात करी जाए, तो उसकी यहां से डिस्टेंस अलग है, ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है।
तो इसका मतलब है हर पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। इसका मतलब है कि हर पॉइंट के लिए अगर कॉन्टिन्यूस में हर पॉइंट के लिए अलग अलग चीजें हो रही है तो वहां पर हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन करने का सिंपल तरीका क्या होता है, रॉड के लिए एक्स पर जाकर के dx का एक एलिमेंट ले लो। अगर आप एलिमेंट लेना नहीं जानते, मैंने कई बार बोला, अगर आप एलिमेंट लेना नहीं जानते हैं तो एक वीडियो है मेरी, हाउ टू टेक एलिमेंट्स करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी, हाउ टू टेक एलिमेंट्स बाय शरद वाजपेयी, या फिजिक्स टॉक्स करके मैं आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको देख लिया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो हमने क्या किया, एक्स पे जाकर के dx का एलिमेंट लिया, और इस dx एलिमेंट का मास कितना होगा, छोटा सा मास dm, छोटा सा मास dm कितना होगा, टोटल मास कितना है m अपॉन टोटल लेंथ कितनी l इंटू डी एक्स, एम बाई एल इंटू डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स, इस तरह से करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई जब हमने डिस्क्रीट बॉडीज के लिए लिखा तो क्या लिखा, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिखेंगे तो समेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, जो मास होगा वो छोटा सा मास हो जाएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर। और आर क्या है यहाँ पर, आर जो है उस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास होता है बेसिकली, लेकिन वो तो ऑब्वियस सी बात है, वहां से डिस्टेंस, ये डीएम मास की एक्सिस से डिस्टेंस है, या बोल सकते हैं उसका सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, सिंपल सी बात होती है, इससे कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, समझ आ जाएगा अभी धीरे धीरे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन डीएम कितना है, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स आप बाद में लिख लो और एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल, आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, आई की वैल्यू आ गई एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रख दो 0 से एल, क्या आ जाएगा यहाँ से एम एल क्यूब बाई 3l, एक एल ने एक एल मार दिया, आई की वैल्यू आ गई एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, मतलब यहाँ से बिल्कुल मिडल से यहाँ से पास हो रही, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो करने का यहाँ पर सिंपल तरीका क्या है, फिर से वही एक्स पे जाकर dx का एलिमेंट लो। अब जो लिमिट हम लोग रखेंगे वो लिमिट क्या रखेंगे, बस वही है, बाकी सब कुछ चीजें सेम आएंगी, लेकिन इंटीग्रेशन में जो लिमिट रखेंगे वो x हम इधर माइनस एल बाई 2 से ले सकते हैं और इधर प्लस एल बाई 2 तक ले सकते हैं, बाकी चीजें सेम कर दो, क्या आ जाएगा, ये m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स पुट कर दो, यहाँ पे आप माइनस इसको बाई चेंज कर सकते हैं ना, 2 आगे मल्टीप्लाई करा दो, इवन फंक्शन है, 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट्स पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब की जगह एल क्यूब बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3, सही है, 2 से 1 बन गया, 4 3 12, आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12। मैं तो तेज बता रहा हूँ क्या, अगर तेज बता रहा हूँ तो बता देना, सिंपल सा बस लिमिट पुट करके इंटीग्रेशन करना था मेरे भाई, कुछ भी नहीं है इसमें, एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, यहाँ पे क्या था एम एल स्क्वायर बाई 3। अगर कोई कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि तेज चल रहे हैं धीरे चल रहे हैं। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि कैलकुलेशन जो है, फिजिक्स में सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर सकें, यहाँ से सिंपल से इंटीग्रेशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझदार हो तुम लोग, इतना तो कर ही सकते हो कि कैलकुलेशन मेरे पे ना छोड़ो। ठीक है, कैलकुलेशन करके आएगा तो क्या जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो हमने क्या देखा, अगर हमारे पास एक रॉड थी, उसको अगर हम इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 3। लेकिन अगर उसको हम इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, पक्का यस और नो, राइट इन द कमेंट सेक्शन यस और नो। अगर समझ आया तो यस लिखो, नहीं समझ आया तो नो लिखो, बात क्लियर है। चलो, अब ये बात हम लोगों ने कर ली सिंपल से एक रॉड की। अब जो आगे की बातें, जो बाकी के सिस्टम्स हैं, इनकी बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, तो बाकी बची हुई काफ़ी चीज़ें, बाकी कुछ आप धीरे धीरे इसमें से आगे जो है बनाने का कोशिश करना। जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप करने की कोशिश करना, और अगर कोई डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और कल की क्लास में हम लोग इसके आगे की जो भी सिस्टम्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो क्लास को अभी के भी लाइक कर दो, और चैनल में विजिट करके देखो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो नोटिफिकेशन घंटी है उसको ज़रूर दबा देना। ठीक है, चलो मिलेगा अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।